करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनिराजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें हम सभी लोग सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र जी के तीसरे अध्याय के 7वें, 8वें और 9वें सूत्रों का जो कल स्वाध्याय हम लोगों ने किया था, उन्हीं को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों की इच्छा थी कि चित्र के माध्यम से समझाया जाए। चित्र के माध्यम से हम कक्षा को आज समझाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग कक्षा में कुछ चित्र जो मैंने डाउनलोड किए हुए हैं गूगल से, तो वो आपको दिखाऊंगा और उससे आप लोगों को काफी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा किस प्रकार से मध्यलोक है और किस प्रकार से जो है हमारा जम्बूद्वीप आदि जो मध्यलोक। आइए सबसे पहले देखते हैं सूत्र नंबर 7वां जो कल हमने पढ़ा था। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। उन्होंने कहा कि जम्बूद्वीप और लवणोद, लवणोद माने होता है समुद्र, लवण समुद्र, और लवणोदादयः का मतलब हुआ लवण समुद्र आदि। लवण समुद्र आदि अनेक, आदि दिया है इसका मतलब अनेकों हैं। अनेकों कितने हैं? असंख्यात कहे गए। कौन? तो कहा द्वीप समुद्र, द्वीप और समुद्र। तो द्वीप और समुद्र कितने हैं? तो कहा कि वो असंख्यात हैं। और शुभ नामानो मतलब शुभ नाम वाले हैं, अच्छे अच्छे नाम वाले द्वीप और समुद्र हैं। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब मैं आपको एक और सूत्र है 8वें नंबर का, वो और बता देता हूं, और इनका विस्तार किस प्रकार से है, कैसा इनका आकार है। तो हमने सूत्र नंबर 8वां जब कल पढ़ा था, उसमें बताया क्या कहा है, इसका उच्चारण सुनिएगा पहले। द्विर्द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विर्द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विर्द्विर विष्कंभाः मतलब दुगने दुगने विस्तार वाले हैं ये द्वीप और समुद्र। और पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो मतलब पहले पहले वाले को परिक्षेपित किए हुए, घेरे हुए हैं। वलयाकृतयः मतलब ये चूड़ी के आकार वाले हैं। कैसे आकार वाले हैं? चूड़ी के आकार वाले ये द्वीप और समुद्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने इन द्वीप और समुद्रों के बारे में बतलाया। अब आगे और देखते हैं इसमें क्या बताया है। देखिएगा कि ये जो इन्होंने बताया कि ये चूड़ी के आकार के। अब आगे कहते हैं कि चूड़ी के आकार के तो हैं ये सारे के सारे द्वीप और समुद्र। उसके बाद में फिर बताते हैं यहाँ पर इस सूत्र में 9वें नंबर का जो सूत्र है उसमें बताते हैं कि तन मध्य और उन जो चूड़ी वाले जो अनेकों द्वीप और समुद्र हैं उन सब के बीच में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप है तो उसके बारे में उन्होंने कहा है, एक सूत्र है, तन मध्य मेरुनाभिर्वृत्तो योजन शत सहस्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। उनके बीच में, उन सारे द्वीप और समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है जो कि 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। 1,00,000 योजन विस्तार का मतलब ये हुआ कि 100,000 मतलब 100,000 मतलब 1,00,000 योजन उसका व्यास है। व्यास मतलब एक कोई गोला है और उस गोले का हम मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये जो गोला है इसका व्यास क्या होगा। व्यास को हम समझना चाहें तो देखिए यहां से यहां तक की जो दूरी है इसको व्यास कहेंगे। ठीक है,
जो दोनों कोनों तक की जो दूरी होती है इसको व्यास कहते हैं। केंद्र से जो केंद्र को स्पर्श करती हुई जो रेखा ऐसी निकलती है, जो वृत्त के मतलब गोले के बीच में केंद्र को छूते हुई जो रेखा दोनों छोरों पर मतलब दोनों किनारों पर लगती है उसको व्यास कहते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए ये बीच वाला बिंदु इसका केंद्र हो गया, और ये जो रेखा इसके बीच में लग रही है, दोनों तरफ से निकल रही है ये रेखा, इसी को हम कह देंगे, क्या कहेंगे, व्यास। तो इसका व्यास कितना है, इसका व्यास हो गया 1,00,000 योजन विस्तार है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि ये 1,00,000 योजन विस्तार किसका है, जम्बू द्वीप का है। जम्बू द्वीप का ये जो विस्तार है ये 1,00,000 योजन है। और फिर बताया है कि ये जो है इस जम्बू द्वीप में मेरु नाभिर वृत्तो, इस जम्बू द्वीप की नाभि मतलब बीच का पॉइंट क्या है, तो कहा मेरु, सुमेरु पर्वत इसके बीच का एक पॉइंट है, वो नाभि के समान है, वो इसके लिए क्या है, नाभि के समान है। तो यहाँ पर ये हमें समझ में आ गया इस सूत्र में कि ये जो जम्बू द्वीप है उसके बारे में, ये कल सूत्र हमने समझे भी थे, आपको समझाया भी था, आज और हमने इसका रिवीजन कर लिया। एक बार मैं ये सब चीजें आपको एक बार चित्र के माध्यम से और समझा देता हूं। ये देखिए एक चित्र है यहाँ पर, तो ये देखिए ये इस चित्र में तीनों लोगों का आकार है, और इसमें आप देख सकते हैं बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम मध्यलोक कहेंगे। और आगे अब इसमें मध्यलोक की जब चर्चा अपन पढ़ रहे हैं तो ये देखिएगा, ये देखिएगा हम लोग ये जम्बू द्वीप की चर्चा जो कर रहे हैं उसका चित्र ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ये लीजिए, ये देखिए ये जो चित्र हमें दिख रहा है, एक सेकंड में उसको पूरा सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, अब शायद वो पूरा एक साथ आपको दिख पाएगा। ये देखिएगा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो गोल गोल है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये गोल गोल जो कुछ भी है ये है हमारा जम्बू द्वीप। ये देखिएगा, ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, यहां से यहां तक इसका जो विस्तार है, यहां से यहां तक, ये विस्तार को इन्होंने कहा है, ये विस्तार जो है ना यहां से यहां तक का, ये 1,00,000 योजन विस्तार है, मतलब 1,00,000 योजन है यहां से यहां तक की दूरी। अच्छा, यहाँ जो बीच में आपको जो गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये जो गोला है, ये है सुमेरु पर्वत। ये क्या है, ये सुमेरु पर्वत है, ये जो आप बीच में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो सुमेरु पर्वत है, और ये सुमेरु पर्वत नाभि के समान सबसे बीच में स्थित है। जैसे नाभि हम सारे हमारे शरीर के बीच में स्थित होती है, उसी प्रकार से जम्बू द्वीप के बीच में नाभि के समान स्थित है कौन, सुमेरु पर्वत स्थित है। और ये जो है ये चित्र किसका है, ये चित्र जम्बू द्वीप का चित्र है।
अब आगे आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ये लोक है। अच्छा, एक बार और आपको एक और चित्र आपको दिखाता हूं यहाँ पर, जिसमें आप लोगों को एक और चित्र में आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से द्वीप और समुद्र इस पूरे लोक में बने हुए हैं। देखिए ये एक चित्र है। हाँ, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो चित्र है, इसमें आप सबसे पहले देखिएगा इसमें क्या क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें ये जो बीच में ये है ना, यहाँ सबसे बीच में सबसे ये जो मैंने रेड रेड इसको कर दिया है, ये क्या है, इसको हम कहेंगे सुमेरु पर्वत। कौन सा पर्वत? इसको कहेंगे सुमेरु पर्वत। ठीक है। उसके बाद में फिर ये जो आप सुमेरु पर्वत के चारों तरफ जो आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा है जम्बू द्वीप। कौन सा द्वीप है? ये है जम्बू द्वीप। ये मैंने जे बना दिया है, इससे आपको जम्बू द्वीप का पता चल जाएगा। उसके बाद में ये जो ये आप एक पट्टी देख रहे हैं ब्लू ब्लू कलर की चारों तरफ है, सबसे पहली पट्टी ये वाली, ये जो पट्टी आपको दिख रही है ना ब्लू ब्लू सी, ये लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र है, ये देखिए मैंने एल बना दिया इसके लिए। उसके बाद में लवण समुद्र के बाद में फिर एक और ये द्वीप आ जाता है। लवण समुद्र के बाद में फिर एक ये द्वीप है, इसका नाम क्या है? इस द्वीप का नाम है धातकी खंड। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे धातकी खंड। तो धातकी खंड का मैं यहाँ पर डी बना देता हूं। ठीक है, तो ये धातकी खंड द्वीप हो गया। उसके बाद में ये आप जो पट्टी देख रहे हैं ये वाली, ये क्या है? ये एक समुद्र है, इसका नाम है कालो दधी समुद्र। आप लोग भक्तामर पढ़ते होंगे, उसमें आता है कालो दधी का खारा पानी पीदा चाहे कौन कुमान। ठीक है, तो कालो दधी, कालो दधी नाम का समुद्र है। उसके बाद में ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो अंतिम जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहेंगे हम पुष्कर द्वीप। कौन सा द्वीप? इसको कहेंगे पुष्कर द्वीप। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, और अब आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा चित्र के माध्यम से। तो मैंने जो यहाँ पर अभी आपको पहले भी बताया है कि ये जो लोक है, ये जो मध्य लोक है, मध्य लोक में उन्होंने कहा कि द्वीप और समुद्र एक दूसरे से घिरे हुए हैं। पहले द्वीप है, ये देखिए सबसे पहले ये बीच में कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप है। उसके बाद लवण समुद्र है, ये देखिए ये लवण समुद्र। उसके बाद में फिर आप जाएंगे, लवण समुद्र के बाद में फिर धातकी खंड द्वीप आ गया। उसके बाद में फिर कालोदधी नामक समुद्र आ गया। उसके बाद में फिर आप देखेंगे तो पुष्कर द्वीप आ गया। उसके बाद पुष्कर समुद्र आ गया। ऐसा करते करते असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं यहाँ इस मध्य लोक में। और ये जो मध्य लोक है, इस मध्य लोक में अंतिम जो द्वीप है उसका नाम है स्वयंभू रमण द्वीप। और उसके बाद जो अंतिम समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। ये जो है, यह स्वयंभू रमण समुद्र जो है वह मध्यलोक के सबसे कोने में सबसे अंतिम समुद्र माना गया। उसके बाहर मध्यलोक में कुछ भी नहीं है, सबसे अंतिम छोर पर वही है। तो आपको यहाँ पर ये चित्र में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें जम्बू द्वीप को पता करना है और कैसे हमें सुमेरु पर्वत। तो सुमेरु पर्वत ये बीच वाला हो गया। उसके बाद ये जो है, ये पूरा आप देख रहे हैं, ये थाली के आकार का है, चूड़ी के आकार का नहीं है। क्योंकि थाली जो है ठोस होती है, उसमें छेद नहीं होता। चूड़ी तो गोल होती है, उसमें छेद आप आर पार देख सकते हैं। तो ये जो लवण समुद्र आदि हैं, ये चूड़ी के आकार के हैं। अब उसके बाद में आप कालोदधी देखें, धात की खंड देखें, उसके बाद आप पुष्कर द्वीप देखें, ये सभी कैसे हैं? ये सभी आप देखेंगे, ये सभी चूड़ी के आकार के हैं। लेकिन जो हमारा जम्बू द्वीप है वो चूड़ी के आकार का नहीं है, वृत्त के आकार का है, मतलब थाली के आकार का है। तो यहाँ पर इस नक्शे से, इस चित्र से आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको सूत्र पर ले चलता हूँ, जो हम सूत्र अभी पढ़ रहे हैं, उससे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए,
अब देखिएगा, यहाँ पर हम जो 9वें नंबर का सूत्र, 9वें नंबर का जो सूत्र पढ़ रहे हैं, इसमें इन्होंने जम्बूद्वीप का आकार बताया है। तो जम्बूद्वीप का आकार यहाँ पर जो बताया गया है वो तो हमने नक्शे के माध्यम से समझ लिया। अब आइए हम आज 10वें नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं और उसमें जम्बूद्वीप के और क्या क्या है जम्बूद्वीप के भीतर उसके बारे में बताया गया है। आइए हम सबसे पहले पढ़ेंगे जम्बूद्वीप के बारे में। जम्बूद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र हैं, क्या क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सूत्र नंबर 10वां, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, उच्चारण सुनिएगा इसका। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। तो ये इसका उच्चारण हुआ। एक बार फिर से देखिएगा, भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। ठीक है, ये इसका उच्चारण हुआ। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर समस्या हो सकती है उच्चारण में। हैरण्यवतैरावत, हैरण्यवतैरावत, तो आपको अलग अलग पढ़ना है। पहले पढ़ना है हैरण्य, हैरण्य तक पढ़िएगा, उसके बाद में फिर पढ़िएगा वतैरावत, फिर पढ़िएगा वर्षाः। तो हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि। ये जो है ना, यहाँ पर संधि हुई है, वृद्धि संधि हुई है, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा हैरण्यवत और ऐरावत। देखिएगा, हैरण्यवत और ऐरावत, ये जो मैंने दो हाईलाइट किए हुए हैं नाम, ये इसी में से निकले हैं, हैरण्यवत और ऐरावत, तो मिलकर के हो गया हैरण्यवतैरावत। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने क्षेत्राणि मतलब क्षेत्रों के नाम बताए हैं। जम्बूद्वीप में कहते हैं कि कितने क्षेत्र हैं, 7 क्षेत्र हैं, और 7 क्षेत्रों के नाम यहाँ पर इन्होंने बताए हुए हैं। कौन कौन से नाम है सुनिएगा। भरत हैमवत हरि विदेह रम्यक हैरण्यवत और ऐरावत वर्षाः। इनके नाम में हमें वर्ष लगाना है। क्या लगाना है? वर्ष लगाना है। वर्ष सबसे लास्ट में दिया है ना, तो इससे पता चलता है कि ये हमें वर्ष जो शब्द है वो इन सबके साथ में लगाना है। मतलब इस जम्बूद्वीप में भरतवर्ष, हैमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष और रम्यक वर्ष और हैरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, इस प्रकार से ये 7 क्षेत्राणि मतलब 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? भरतवर्ष, हैमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, हैरण्यवत वर्ष, रम्यक और ऐरावत वर्ष। तो इस प्रकार से ये 7 वर्ष मतलब 7 क्षेत्रों के नाम यहाँ पर उन्होंने बताए गए हैं। चलिए हम एक बार यहाँ पर चित्र के माध्यम से और इस सूत्र को समझेंगे, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिएगा, ये वाला जो चित्र है, इसमें एक बात और आपको बता देता हूं कि ये सूत्र उन्होंने पहले बताया था कि द्विर्द्विर्विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। मतलब ये जो इसमें द्वीप और समुद्र हैं, ये कैसे हैं? द्विर्द्विर्विष्कंभा, दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। मतलब ये जो आप जम्बूद्वीप देख रहे हैं ना, सबसे बीच वाला, ये जम्बूद्वीप 1 लाख योजन वाला है। ये जम्बूद्वीप कितने योजन वाला है? 1 लाख योजन वाला है। ये जम्बूद्वीप जो है ना, ये 1 लाख योजन विस्तार वाला है। और फिर उसके बाद में ये जो लवण समुद्र है ना, भले इसकी पट्टी यहाँ पर इन्होंने छोटी दिखाई है, क्योंकि नक्शा बनाते हैं ना, तो उसमें जो चीज ज्यादा दर्शानी है या जिसके बारे में ज्यादा वर्णन करना, उसको ज्यादा बड़ा करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पर लवण समुद्र जो है वो इससे दुगना बड़ा है, मतलब 2 लाख योजन विस्तार वाला। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं धातकी खंड द्वीप, ये धातकी खंड द्वीप जो है ना, ये तीसरे नंबर का जो द्वीप है, ये देख रहे हैं ना, मतलब दूसरा द्वीप है।
और ये जो द्वीप है धातकी खंड नाम का, ये कितने लाख योजन वाला है? तो 2 का आप दुगना करेंगे तो 4 लाख योजन विस्तार वाला। कितने योजन? 4 लाख योजन विस्तार वाला। उसके बाद ये कालोदधी नाम का समुद्र है ना, ये वाला, ये कितने लाख योजन विस्तार वाला होगा? इसका विस्तार होगा 4 का दुगना 8, क्योंकि ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, तो आपको ये बात याद रखनी। उसके बाद पुष्करवत द्वीप होगा, ये उससे दुगना होगा। कितना होगा? ये होगा 8 का दुगना कितना हो गया? 8 का दुगना होगा 16। ठीक है, तो ये कितने? 16 लाख योजन विस्तार वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि ये जो है, ये द्वीप और समुद्र किस प्रकार से दुगने दुगने बने हुए हैं, एक दूसरे को घेरे हुए हैं, चूड़ी के आकार के हैं। अब आइए, इसके बाद हम जिस पर चर्चा कर रहे थे 7 क्षेत्रों के बारे में और जम्बू द्वीप के बारे में, आइए हम चित्र के माध्यम से एक बार वहां चलते हैं जम्बू द्वीप पर। ये देखिए जम्बू द्वीप का चित्र आ गया। जम्बू द्वीप का चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। अब ये यहाँ आ गया है चित्र। अब तो आप लोगों को पूरा चित्र दिख रहा होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो चित्र है, आप इस चित्र को देख सकते हैं। मोनिका जी कह रही है पिक्चर इज नॉट विजिबल। पिक्चर आप लोगों को नहीं दिख रही है क्या? यहाँ पर जो हम आपको चित्र दिखा रहे हैं नहीं दिख रहा है क्या? भैया जी नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं भैया जी, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ठीक है, अभी ठीक करते हैं इसको जी। स्क्रीन दिख रही, चित्र नहीं दिख रहा होगा, हो सकता है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूं यहाँ। अब बताइएगा, अब दिख रहा है क्या? हाँ भैया जी, अब दिख रहा है पूरा। चलिए ठीक है, तो अब देखिएगा आप लोग, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाता हूँ इस चित्र में क्या विशेष बात अपन को समझनी है। देखो, सबसे पहले ये जो चित्र है, अब तो आपको चित्र दिख रहा है तो आपको समझ में आ गया कि ये जो चित्र है, इसमें ये जो है, ये सुमेरु पर्वत है। ये बीच में यहाँ से मैंने जो लाइन खींची है, ये सुमेरु पर्वत है, और ये हमारा जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप में उन्होंने कहा है कि सारे द्वीप और समुद्र यहाँ पर है। कौन कौन से है? तो सबसे उन्होंने कहा कि ये जो जम्बू द्वीप है, यहाँ पर 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले उन्होंने नाम दिया कि भरत, सूत्र हमने पढ़ा था ना, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र इसमें है। ठीक है, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, वर्षाः क्षेत्राणि, ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले एक हमने यहाँ पर बनाया, ये जो है, ये नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये है हमारा भरत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ये भरत क्षेत्र है। उसके बाद में ये भरत क्षेत्र हो गया। उसके बाद में फिर आता है अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये हैमवत क्षेत्र है। एक सेकंड, नहीं ये नहीं है हैमवत क्षेत्र। हैमवत क्षेत्र ये वाला है, ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये हैमवत क्षेत्र है। ये क्या है कि इन्होंने जो नक्शा बनाया है, वो नक्शे में ज्यादा उसको थोड़ा सा कम दिखाना था, इसलिए छोटा छोटा किया है। मैं वहां से लाइन खींच के आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो भरत क्षेत्र हो गया, उसके बाद फिर भरत हैमवत क्षेत्र हो गया, फिर उसके बाद में फिर आता है हरि क्षेत्र, ये हरि क्षेत्र हो गया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये भरत क्षेत्र हो गया, मैंने बी बना दिया है। ये हैमवत क्षेत्र है, ये हरि है, ये हरि हो गया। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं विदेह क्षेत्र। ठीक है,
ये विदेह क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र के बाद में ये रम्यक क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ये है रम्यक। फिर उसके बाद में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसका नाम है हैरण्यवत। इसको हम कहेंगे हैरण्यवत। और उसके बाद में ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इस क्षेत्र को कहेंगे ऐरावत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? इसको कहेंगे ऐरावत क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये 7 क्षेत्र यहाँ पर बन गए हैं। मैंने आपको यहाँ पर नाम भी लिख दिए हैं। तो एक बार क्रम से मैं आपको फिर से बताता हूँ जिससे आप लोग भूले नहीं और फिर से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक जो इन्होंने बताया है, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम कहेंगे भरत क्षेत्र। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे ब्लू स्केचिंग कर दी है थोड़ी सी। ठीक है, उसके बाद में भरत के बाद में फिर ये वाला जो है इसको हम कहेंगे हैमवत क्षेत्र। ये देखिए मैंने इसका एच भी यहाँ पर बनाया हुआ है, भरत हैमवत। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है ये है हैरण्यवत। हैमवत के बाद है हैरण्यवत। और हैरण्यवत के बाद में ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा, यहाँ से क्योंकि इसका विस्तार ज्यादा बताया गया है ग्रंथों में इसलिए इसको हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। इसको कहेंगे विदेह क्षेत्र। ठीक है, इसका भी मैंने बनाया है यहाँ पर। उसके बाद में फिर आता है रम्यक नाम का क्षेत्र। और रम्यक नाम का जो क्षेत्र है उसका ये मैंने आर यहाँ पर बनाया है और एरो से आप समझ सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहेंगे रम्यक क्षेत्र। और रम्यक के बाद में फिर वो कहते हैं कि ये जो है यह जो रम्यक नाम का क्षेत्र है उस रम्यक नाम के क्षेत्र पर उसके बाद में फिर आता है हैरण्यवत। हैरण्यवत का मैंने एच यहाँ पर बनाया हुआ है। और उसके बाद में फिर आता है अंतिम जिसको आप समझ सकते हैं ये है ऐरावत नाम का क्षेत्र। ये ऐरावत क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये 7 क्षेत्र बने हुए हैं। एक बार मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको अच्छे से समझाना चाहूंगा जिससे आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि चित्र में मुझे नहीं लगता है कि इतना स्पष्ट हो रहा है। पुराना चित्र है ये तो थोड़ी सी समस्या इसमें हो रही है। फिर से अपन व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे इसको जिससे आप लोगों को समझते समय कोई भी दिक्कत नहीं हो, अच्छे से दिखाई दे। ये देखिएगा, ये लीजिए। तो सबसे पहले तो ये आपको एक गोला सा दिखाई दे रहा है क्या? रुको इसको और बड़ा कर देते हैं। बोलना नहीं है। ठीक है ना, ये हमने ये जो एक गोला ले लिया है। अब ये जो है इसको आप समझ लीजिए ये पूरा है, ये पूरा का पूरा ये जो गोला आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे जम्बूद्वीप। और इस जम्बूद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच मतलब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक जगह है जो बीच में है, एक पॉइंट है, इसको हम कहेंगे ये हो गया सुमेरु पर्वत। ठीक है, ये सुमेरु पर्वत हो गया। अब फिर वो कहते हैं इसमें 7 क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र। नीचे से ऊपर तक लेंगे हम लोग, ये भरत क्षेत्र हो गया। ये कौन सा क्षेत्र है? ये हो गया भरत क्षेत्र। ठीक है, भरत के बाद में फिर आ गया हैमवत क्षेत्र। ये हैमवत नाम का क्षेत्र है। ठीक है, ये मैं हैमवत के नाम बाद में फिर आता है एक क्षेत्र, इसका नाम है, फिर उसके बाद में एक क्षेत्र है, ये है हरि नाम का। भरत, हैमवत, हरि। तो तीसरे नंबर का ये जो क्षेत्र है इसका नाम है हरि क्षेत्र है। और हरि क्षेत्र के बाद में फिर एक बड़ा सा एक क्षेत्र है जिसको हम जानते हैं
विदेह क्षेत्र के नाम से। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विदेह क्षेत्र। अब ये जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र के बाद में फिर एक क्षेत्र है, रम्यक नाम का क्षेत्र है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका रा बना देता हूं। ये रम्यक नाम का क्षेत्र हो गया। रम्यक के बाद में फिर आता है हैरण्यवत नाम का क्षेत्र। ये हो गया हैरण्यवत नाम का क्षेत्र हो गया। ये देखिए, ये देखिए हैरण्यवत नाम का ये क्षेत्र आ गया। और हैरण्यवत के नाम पे फिर आ गया ऐरावत नाम का क्षेत्र। ये देखिएगा, ये ऐरावत नाम का क्षेत्र है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 क्षेत्र बने हुए हैं। अब ये 7 क्षेत्र तो हैं, लेकिन इन 7 क्षेत्रों के बीच में और क्या क्या है, ये इनका विभाजन कैसे हुआ है, अब इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को और ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। आज हमारा समय भी हो चला है, इसलिए हम इसको यहीं पर एक बार समाप्त करते हैं आज की इस कक्षा को, और उसके बाद में कल हम इसको अच्छे से समझेंगे। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।